शुरू है भाई। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा एकेडमिक के अंदर। तो कैसे आप लोग, कैसी तैयारी चल रही है? उम्मीद करता हूँ अच्छी तैयारी चल रही होगी और आप थक गए होंगे, क्योंकि लेक्चर्स पर लेक्चर्स, लेक्चर्स पर लेक्चर्स। तैयारी होनी भी चाहिए, दिवाली ख़त्म होने वाली है भाई। 24 के बाद आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जो भी आप इंजॉय कर रहे हो इस त्यौहार पर, तो भाई उसका एवरेज आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद बहुत कम टाइम बचेगा आपके अपने एकेडमिक सेशन कंप्लीट होने में। तो बहुत मेहनत करनी है, उसमें फिर बहुत सारा कंटेंट भी आपको पढ़ने के लिए चाहिए। तो चलिए, आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जाकर तसल्ली से देखो। एक भी लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया बहुत कुछ? क्योंकि आपको हर एक लेक्चर के अंदर भाई कंप्लीट मिल रहा है, डिटेल कंप्लीट डिटेल है, और आप एसएल के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हो, तो आपको हर एक लेक्चर देखना कंपलसरी है। अगर आपने एक भी लेक्चर मिस कर दिया तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मज़ा नहीं आएगा। कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आपने बहुत कुछ छोड़ दिया होगा, और ये बात सच भी है, बहुत कुछ छोड़ चुके होंगे। तो सारे लेक्चर्स देखें, और साथ में इनके वेरी शॉर्ट भी अपलोड हो रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, क्योंकि आपके 20 मार्क्स भी सिक्योर कराने हैं। तो 20 मार्क्स के लिए भाई आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन मिलने चाहिए, तो वो भी अपने इस चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। चैप्टर वाइज आप जाकर के प्लेलिस्ट विजिट करें, आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर देखा करें, वहाँ आपको मिल जाएगा कि आपका 12th का क्या है और 11th का क्या है, क्योंकि 11th वाला कंटेंट भी अपलोडेड है। तो आप कभी ऐसा कंफ्यूज ना हो जाए कि पता नहीं कौन सा ना। तो आप देख लिया करें एक बार प्लेलिस्ट को कि आपको क्या देखना है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो 2 टॉपिक हैं। एक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, और दूसरा हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे और क्लॉक रूल का। ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो राइट हैंड थंब रूल है ये प्रीवियस राइट हैंड थंब रूल की तरह नहीं है, थोड़ा सा हट करके है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे यहां पर वो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग या फिर करंट लूप। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, करंट लूप बनाना है। उस करंट लूप की एक्सिस पर चाहिए। अब देखो करंट लूप दिखता किस तरीके से है, ये है मेरे हाथ में, मैं लेकर आया हूं एक नमूना, ये है नमूना। अब इस नमूना मेरे हाथ में है मॉडल, ये मेरे पास एक करंट लूप है, इसके अंदर से करंट पास करा सकता हूं मैं। तो मुझे अब क्या करना है, मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव ये है कि मैं इस करंट लूप के एक्सिस पर देखूंगा। तो एक्सिस तो कहीं ऐसा होगी, एक्सिस वो होती है जो इसके सेंटर से पास होगी। अब देख लो, मेरे सोडा का दीदार है ना, देख लो छलने की तरह। तो जो एक्सिस जो होगी वो इसके सेंटर से पास होकर जा रही होगी, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं बीच में होगा सर्कल का, तो उस बीच से इसकी एक्सिस पास होकर के जा रही होगी। तो मैं इसको बना लेता हूं, मैंने ये करंट लूप बना लिया, ठीक है। ये करंट लूप मैंने इस तरह से बना लिया बोर्ड पर। अब मुझे इसके सेंटर से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, इसकी एक्सिस पर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो पहली बात तो आप ये क्लियर कर लो कि आपको क्या ये समझ में आ गया, समझ में आ जाना चाहिए। ज्यादा मोटी अकल तो नहीं है हम लोगों की, एकदम समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके अंदर करंट फ्लो करवाता हूं, करंट की डायरेक्शन। तो करंट में ऐसा फ्लो करवा रहा हूं कि इसके अंदर से होता हुआ इस तरफ को आया, इस तरह से देखो, इस तरह से करंट फ्लो करा रहा हूं। तो अंदर से आएगा, इधर से नीचे को जाएगा, तो अंदर से आएगा और इधर से घूमता हुआ ऐसे नीचे की तरफ को आएगा करंट, इस तरह से। समझ रहे हो, करंट इस तरह से घूम रही है, लूप के अंदर करंट इस तरह से घूम रही है, ठीक है। सीधी सी बात समझ में आ गई आपको। और इस पॉइंट को थोड़ा नजदीक ले आता हूं ताकि मुझे वहां कुछ काम करना पड़ जाए। लेट अस सपोज कि ये सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को P कह दो, जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस करंट लूप की वजह से। लेट अस सपोज कि ये सेंटर है, इस करंट लूप का सेंटर है, सेंटर होता नहीं, सेंटर O है, ये मैंने बना दिया, ठीक है। लेट अस सपोज कि जो इसकी रेडियस है वो A है, एक इसकी रेडियस है, A रेडियस है करंट लूप की। अब आप करते क्या हो, जब भी आप बायो सेवर्ट लगाते हो तो आप यही देखते हो कि आप करंट लूप के अंदर से आप एक करंट एलिमेंट कट करते हो, फिर उस करंट एलिमेंट से उस P पॉइंट की पोजीशन देखते हो। बिल्कुल सही बात है, ऐसे यहां करो। तो मैंने एक करंट एलिमेंट कट कर लिया,
अब करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस तरफ को है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ को है, अंदर से इस तरफ को आ रही है, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी। तो ये डीएल की डायरेक्शन हो गई। क्या अभी तक आप लोगों को क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब सेम मैंने अपोजिट पॉइंट पर भी एक करंट एलिमेंट लिया, तो यहां पर जब करंट एलिमेंट लूंगा नीचे की तरफ को, तो करंट एलिमेंट करंट की डायरेक्शन में आएगा, मतलब अंदर की तरफ को जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ को करंट जा रही है। देखो अंदर की तरफ को करंट जा रही है, इस तरफ से करंट जा रही है और इस तरफ से ऐसे आ रही है, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इस तरफ को, इस तरफ को। अच्छा, मैं क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ यही समझने का है। जिस बच्चे की समझ में ये आ गया, फिर डेरिवेशन में कुछ नहीं रखा। डेरिवेशन बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं रखा, बस ये समझ में आ जाना चाहिए करंट कैसे आ रही है, उस करंट एलिमेंट से आप पी पॉइंट की पोजीशन कैसे लोगे, सेंटर से मतलब एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है और रेडियस क्या है, सब ये चीजें पता होनी चाहिए। तो सब कुछ चीजें वही तो बता रहा हूं। अब आप क्या करते हो, इसके बीच वाले पॉइंट्स है, जो भी आपके पास करंट एलिमेंट होता था उसके बीच वाले पॉइंट्स है, उस पी पॉइंट की आप लोकेशन इंडिकेट कर देते पोजीशन वेक्टर के थ्रू। तो यहां पर आप पोजीशन वेक्टर जो है, देखो ये आ गई लोकेशन, इसको आप एस कह रहे हो। क्या कह रहे हो? एस। क्या कोई दिक्कत? मैं कह रहा हूं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, क्या आपने ये क्लियर कर दिया? लेट अस सपोज कि ये एंगल कितना बना रहा है? 5 बना रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिएगा, अब ये देखना है आपको, जैसा आपने इसके लिए बनाया सिमिलरली होगा क्या, ये जो आपने नीचे भी एक करंट एलिमेंट ले रखा है, तो इसकी वजह से भी आप यहां पर देखोगे क्या हालात हो रही है, इसकी वजह से भी देखोगे तो ये भी सिमिलर 5 एंगल बना रहा होगा। ठीक है, ये भी सिमिलर एस वेक्टर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये आपने इस करंट लूप की वजह से उसकी एक्सिस पर सारे पैरामीटर्स लिख दिए। तो अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मैं इसकी तारीफ तो लिखूंगा नहीं। लेट अस सपोज, है ना, लेट अस सपोज दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस a and O is the center of the circle and P is the point from r distance away from the center of the circle on which we have to calculate the intensity of magnetic field like this। मुझे इस तरह की चीजें नहीं लिखनी, ये सब आप कर सकते हैं, तारीफें लिख सकते हैं इसकी। मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा कि मुझे करना क्या है। देखो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है एट पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या कहूंगा, जब छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से देखूंगा तो थोड़ा सा ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जिसको मैंने डीबी कह दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में कहना चाह रहा हूं। ठीक है, कह दो। ये क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई, ये हो जाएगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन नीचे डिस्टेंस का क्यूब। लेकिन यहां पर आप आर नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे? रीजन बताता हूं। आप डीएल के साथ उसका क्रॉस करते हो जो आपका पोजीशन वेक्टर होता है। अब डीएल तो ये है, पोजीशन ये है, पी पॉइंट की पोजीशन ये, तो पोजीशन पर एस है। देखो इस बार क्या है, पोजीशन पर एस है। ठीक है, डीएल से इस पी पॉइंट की पोजीशन पर क्या है? एस है। तो आप कहोगे एस वेक्टर, तो फिर नीचे क्या कहोगे? एस का क्यूब। मुझे लगता है कि परेशानी नहीं आनी चाहिए। क्यों आएगी परेशानी? सब कुछ तो क्लियर चल रहा है। ठीक है भाई, अब आगे देखो, ये आपने वेक्टर फॉर्म में कह दिया। ठीक है, ये इधर वेक्टर है तो ये भी आपने वेक्टर। अब यहां एक चीज देखो, जब डीएल को एस के साथ खोलोगे तो आपको एंगल चाहिएगा साइन के साथ। अब मुझे एंगल बताओ कि डीएल और एस के बीच में एंगल कितना। सबसे बड़ा टास्क यही है आज का। अगर आपने दिमाग लगा लिया तो इसका मतलब आपका जहन बहुत अच्छा चल रहा है, और जहन अच्छा चलवाने के लिए मैं ये लेकर आया हूं छल्ला अपने साथ। देखो कैसे, मैं ये कह रहा हूं कि डीएल तो यहां है, बिल्कुल सही है। डीएल के साथ में मुझे एस लेना है और डीएल और एस के बीच एंगल देखना। तो जरा मुझे बताओ डीएल और एस के बीच एंगल कितना होगा? देखो यहां से देखने की कोशिश करो 90 डिग्री। अब आप कहोगे आपने तो ये खड़ी कर रखी है इसलिए 90 डिग्री। मैं कहूंगा ना बेटे ना, पी पॉइंट यहां होगा तो ले इसे घुमा के देख, मैंने पी पॉइंट की तरफ को कर दिया। अब आप कहोगे झूठ बोल रहे हो, आपने पी पॉइंट की तरफ को नहीं करा। तो अब देख लो, झुका हुआ दिखाई दे रहा है,
लेकिन ऐसा आपको झुका हुआ दिखाई नहीं देगा, ऐसा आपको जस्ट परपेंडिकुलर दिखाई देगा, ये 90 डिग्री का एंगल। अब देखो इसको मैं कितना भी आगे पीछे करूं, पी पॉइंट को कितना भी खिसकाऊं लेकिन 90 डिग्री ही रहेगा, पी पॉइंट को कितना भी खिसकाऊं ये 90 डिग्री ही रहेगा। डीएल और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री ही रहेगा, मैं इसको कितना भी आगे पीछे खिसकाऊं ये ऐसे रहेगा। हाँ, मैं अगर पी पॉइंट को इधर उधर या ऊपर नीचे खिसकाता हूं तब ये भी ऊपर नीचे खिसकेगा, लेकिन पी पॉइंट तो सेंटर की तरफ को है, तो ये मेरा सेंटर की तरफ को ऐसा रहेगा। तो इसका मतलब डीएल और पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इट मींस यहां कह सकते हो हेयर डीएल वेक्टर जो है जस्ट परपेंडिकुलर है किसके, एस के। तो ये वाली बात समझ में आ गई, समझ में आ जानी चाहिए। जब परपेंडिकुलर एस के तो इसका मतलब थीटा कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। तो इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। इसको मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा DL इंटू एस इंटू साइन 90 अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, इससे ये कट जाएगा, 2 बचेगी। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो dB कितना निकल कर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा DL अपॉन एस स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर है? यहां तक मैंने जो कुछ इसके अंदर किया वो तशरीफ शरीफ मैंने यहां पर बयान कर दी, ठीक है भाई। अब मैं इसको रख देता हूं, जरूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल फिर से करेंगे। चलो जरूरत पड़ गई, अब इसका इस्तेमाल ही कर लेते हैं हाथों हाथ। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, आपने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया है करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। आप चिल्ला के बोलोगे हाँ हमने किया है, ठीक है, तो आप जरा इस्तेमाल करके दिखाओ। मैंने आपसे बताया था कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर को रखो और इसको घुमाओ, तो जो घूमने की डायरेक्शन है फिंगर के वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब जब मैं इसको इस तरह से घुमाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रहा होगा, निकल के इस तरह से जा रहा होगा। तो इट मीन्स अगर मैं इसको एक साइड में दिखा करके ऐसे देखना चाहूं कि करंट ऐसे आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से निकल के जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से निकल के जा रहा होगा। क्या बात सही है मेरी? बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहूंगा तो ये कुछ ऊपर की तरफ को जाएगा ऐसे। अगर मैं यहां पर देखना चाहूंगा तो मैं टेंजेंट ऐसे बनाऊंगा, ऊपर वाले हिस्से की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से है, तो कुछ इस तरह वाला मैग्नेटिक फील्ड तो मैं इस तरह से बना कर दिखाऊंगा। तो ये ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जिसको आपने डीबी कहा है वो ये गया। सिमिलरली जो नीचे वाले जा रहे होंगे तो नीचे वाले का इस पॉइंट पर कुछ नीचे कोई इफेक्ट होगा। अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से निकल के जाएगा वो भी। तो ये नीचे वाले करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। क्लियर है बात? जब ये बात क्लियर है तो आपने बहुत कुछ सीख लिया। कैसा सीख लिया बताता हूं, कैसा सीख लिया बताता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। मैं ये करना चाह रहा हूं कि मैं इस डीबी वेक्टर का रिजोल्यूशन करूं। रिजोल्यूशन का मतलब होता है वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ना और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ना। तभी आप ये देखोगे कि नेट इफेक्ट किधर को आ रहा है और किसकी वजह से आ रहा है। तो जब आप ऐसा करोगे तो दिस इज अ फाई एंगल, फाई एंगल ये है तो बाय ज्योमेट्री ये एंगल भी फाई होगा, बाय ज्योमेट्री ये एंगल फाई होगा। पी पॉइंट कहीं ना कहीं छिप गया, छिप गए तारे नजारे, तो ये फाई, ये पी पॉइंट था, पी पॉइंट को मैंने अलग से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको काला कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल दिखे ही नहीं, ठीक है भाई, लाइन दिखाई दे गई। चलो, जब आपने ये फाई एंगल बना दिया तो फाई ये है, ये ज्योमेट्री के थ्रू है। जब आप ज्योमेट्री लगाओगे कि ये एंगल फो, ये एंगल इतना है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 - फाई होगा तो समथिंग ये फाई होगा, ऐसा करके आप ये 90 - फाई है तो ये फाई हो जाएगा, कुछ इस तरह से आप निकाल लोगे। मैं ज्योमेट्री पर फोकस नहीं कर रहा, मैं मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ाना चाह रहा, मैं इसको देखना चाह रहा हूं। तो जब ये आपके पास फाई है, ये फाई है, तो इस डीबी वेक्टर के जरा रिजोल्यूशन करो। आपको पता है थीटा की डायरेक्शन में, थीटा जिसके साथ बन रहा होता है उस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आता है उसको बोलते हो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो आता है कोस के साथ, तो ये हो जाएगा डीबी कोस फाई। क्या नहीं होगा? जब आपने बना ही दिया तो इसको फिर इस तरह से दिखाओगे कि इसका जो प्रोजेक्शन है थीटा की डायरेक्शन में, एंगल की डायरेक्शन में, वो डीबी कोस फाई है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आए
तो भाई जल्दी से फटाफट क्या करे, एक ट्राइंगल बनाए और यहाँ फाई लिख दे, और फाई लिखने के साथ साथ इसको डी भी कह दे। फिर मैं कहूँ कि तू इसकी वैल्यू बता, तो ये है बेस, तो आप लगाओगे कोस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जब आप बेस निकालोगे तो हो जाएगा हाइपोटेनियस कोस फाई, हाइपोटेनियस की जगह आपने डी भी लिख रखा, कोस फाई ऐसे ही रहेगा, बेस की वैल्यू आपने निकाल दी। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में थीटा एंगल ही है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो फिर बेस ये बचा। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, डीबी कोस फाई। जल्दी से उतारो ना, मिटा दूंगा मैं इसको। तो ये डीबी कोस फाई, क्या मैंने सही नहीं लिखा, क्या बिल्कुल सही लिखा है। सिमिलरली अब आप नीचे वाले की बात करोगे तो नीचे वाले के लिए भी फाई ये बन रहा है, इसके साथ फाई ये बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे सामने डीबी कोस फाई। तो आपने ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। अब आप क्या करने वाले हो, अब आप ये करने वाले हो कि इसी डीबी का आप ये वाला कंपोनेंट निकालोगे तो ये कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट जब आप निकालने के लिए बैठोगे तो ये आ जाएगा डीबी साइन फाई। अगर किसी को नहीं पता तो यहां से देख लो, जब आप इसको निकालोगे लगाओ साइन फाई का फॉर्मूला। साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर चाहिए हाइपोटेनियस साइन फाई, लगाओ हाइपोटेनियस की जगह कितना रख दोगे, डीबी साइन फाई, ऐसे रहेगा। तो यार ये चीजें तो आपको 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाई होंगी आपके सर ने, ये बहुत अच्छे से पढ़ाई होंगी कि वर्टिकल कंपोनेंट कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये एक्चुअल में मोशन ने प्लेन के अंदर बहुत डिटेल में समझाया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा डिटेल तो मैंने यही बता दी, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो आपके सामने ये डीबी साइन फाई आ चुका। इसी तरीके से जब आप इसका ये वाला कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये भी डीबी साइन फाई ही आएगा या नहीं आएगा। अब जरा एक चीज देखो, मैं यहां मिटा रहा हूं, मैं यहां इसको मिटा चुका हूं। अब यहां एक चीज देखो, एक चीज ये देखनी है आपको कि डीबी कोस फाई इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से डीबी कोस फाई का पी पॉइंट पर कोई भी नेट इफेक्ट नहीं आएगा। इट मींस नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन अगर आप यहां डीबी साइन फाई को देखोगे तो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से ये एड अप हो जाएंगे। इट मींस आपने यहां पर ये देख लिया कि ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस रिंग, वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की। क्या ये वाली बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप इसको थोड़ा सा यहां ऐसे लिख सकते हो, एज हॉरिजॉन्टल, या फिर आप हॉरिजॉन्टल ना कह करके कोस कंपोनेंट को एज कोस component of dB, as cos component of dB are equals but in opposite direction, so their net effect at point P is 0. So overall effect of, या ओवरऑल मैग्नेटिक इफेक्ट ना करके ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कह दो, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is due to साइन कंपोनेंट किसका, ऑफ डीबी के साइन कंपोनेंट की वजह से। तो ये जो मैंने लिखी है इतनी बड़ी जो मैंने ये लिख रखी है गाथा, ये कुछ और नहीं लिख रखा, मैंने इसी को बता रखा कि जो साइन कंपोनेंट है वो एड अप हो गए, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड साइन कंपोनेंट की वजह से आ रहा है। कोस कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट होने की वजह से इनका नेट इफेक्ट जो आ चुका है वो 0 आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, साइन फाई की वजह से, या फिर आप ये कहें कि वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते वक्त दोनों साइनों को जोड़ोगे, दोनों डीबी साइन फाई को जोड़ोगे? तो जवाब है नहीं। क्यों?
क्योंकि मैं आपको बता देता हूं जवाब इससे मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपने दोनों अपोजिट पॉइंट्स पर आपने करंट एलिमेंट कट किए, पी पॉइंट पर इनका इफेक्ट देखा, वर्टिकल कंपोनेंट इनके खत्म हो गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनके जुड़ गए। अब मैं कह रहा हूं कि आप फिर से दो अपोजिट पॉइंट पर लो पॉइंट, मतलब करंट एलिमेंट, तो इनका भी इसी पॉइंट पर नेट इफेक्ट देखो, तो इनके भी कोस कंपोनेंट कट जाएंगे, साइन कंपोनेंट जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से तो फिर मैं मतलब 2 sin phi इसके हो गए, 2 sin phi उसके हो गए, तो ऐसे 4 sin phi हो जाएंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना, आप जितने भी पॉइंट लोगे अपोजिट पॉइंट्स, उन सबका यहां पर जो भी इफेक्ट देखोगे तो उसमें सबके कोस कंपोनेंट कट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ साइन कंपोनेंट रहेंगे। तो इसका मतलब मैं इतने सारे साइन कंपोनेंटों को ना ले करके मैं एक साइन कंपोनेंट से वैल्यू निकाल दूं? बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्या कहूंगा, मैंने ये वाली बात कह दी, सो द ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज ड्यू टू साइन कंपोनेंट ऑफ dB। जब ये वाली बात मैं कह चुका हूं तब फिर मैं क्या कहूंगा, तब मैं ये कहूंगा सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो वो क्या होगा, वो होगा B। लेकिन ये इंटीग्रल होगा। अब ये इंटीग्रल किसका इंटीग्रल होगा, किसका इंटीग्रल होगा, साइन कंपोनेंट का। तो dB साइन फाई, मैंने स्केलर फॉर्म लिखा तो यहां भी स्केलर फॉर्म दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। B ऐसी रहने दो, पुट द वैल्यू ऑफ dB की वैल्यू को पुट करो। जब dB की वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा म्यू नॉट आई dl 4 पाई s स्क्वायर। तो लिख दो यहां म्यू नॉट आई 4 पाई dl और यहां s स्क्वायर। सही है, साइन फाई। अच्छा, साइन फाई का फॉर्मूला तोड़ दो। आपको पता है मैं इसको यहां दिखा देता हूं। ये आपके पास फाई था, चलो जैसा इसके अंदर है वैसे ही दिखा देता हूं। ये आपके पास फाई है, ये 90 डिग्री है, ये आपके पास क्या है, एस है, ये आपके पास क्या है, ए है, और ये आपके पास क्या है, आर है। अगर मैं इसमें साइन फाई की वैल्यू निकालूंगा तो साइन फाई क्या होगा, जब इसको ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये हाइपोटेनियस का, ये बेस का, इसको ले रहा हूं ना फाई को मैं, तो साइन फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस पे है आर, हाइपोटेनियस को तो छोड़ ही दो। तो साइन फाई की वैल्यू ये मैं अलग से दिखा रहा हूं, साइन फाई कितना हो जाएगा, ए अपॉन आर। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, सिंस यहाँ साइन फाई इज इक्वल टू कितना है, ए अपॉन आर। इसको मैं यहां दिखा दो, सिंस साइन फाई जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल है। इसको अगर आप और चाह रहे हो सजाना तो इसको ऐसे सजा सकते हो कि ये फाई है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो साइन फाई कितना निकल कर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उल्टा हो गया। साइन की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन, नहीं सही होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता, ये गलत हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता, तो हाइपोटेनियस लिखो इसकी जगह, बेस तो मैं क्यों बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब होता है ए अपॉन एस। ओहो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए अपॉन एस, बता दिया करो यार, ऐसी कुछ बात हुआ करे तो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन एस, मेरा ही वक्त पे दिमाग चल गया, इसको मिटा देता हूं। हालांकि जो चीज मैंने बताई थी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस चलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 10 के अंदर चलता। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देर से ही सही दुरुस्त आ गए। ए अपॉन एस आपने लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी इज इक्वल टू, अरे क्या है ये, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल। अब देखो, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो, उस टर्म का देखो, उस टर्म को रोकना होता है, बाकी सब एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं। तो म्यू नॉट आई ए भी बाहर आ गया, और नीचे हो जाएगा 4 पाई एस का क्यूब, और इंटीग्रल पहुंच जाएगा डीएल के पास। सही है भाई। डीएल का मतलब क्या है, डीएल का मतलब ये है कि यहां पर छोटी छोटी जो लेंथ थे, करंट एलिमेंट जो थे छोटे छोटे, उन सबको आपने जोड़ दिया। तो जब उनको सबको जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगी, पेरीफेरी हो जाएगी, या फिर सरकमफ्रेंस हो जाएगी इसकी। और सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई इंटू रेडियस, सीधी सी बात है। तो आप यहां ये कह सकते हो, सिंस डीएल जो है
dl जो है वो लेंथ के बराबर होगी, किसकी? लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस की लेंथ जो है, और सरकमफेरेंस कितनी होती है? वो होती है 2 पाई इंटू रेडियस, अब रेडियस यहां पर कितनी ले रखी है आपने? रेडियस ले रखी है a, तो 2 पाई a कह दोगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ dl, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई a अपॉन 4 पाई s क्यूब, 4 पाई, अरे क्या काट रहा है यार? dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई इंटू a, जो कटा उसको काट दो, जो बचा उसको छोड़ दो। 2 पाई से 4 पाई 2 बार चला जाएगा, बस इतना ही कट रहा। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2s क्यूब। यही है आपका मेन फॉर्मूला, उसका यूनिट थोड़ा टकला, मतलब टेस्ला। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2s क्यूब, ये आपके पास मेन फॉर्मूला निकल कर आया। अब इसमें कुछ कन्वर्जन चलते हैं, वो कन्वर्जन क्या चलते हैं आपके पास, मैं बता देता हूं। पहले लिख देते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2s क्यूब। अब देखो आपको पता है, क्या पता है आपको? ये पता है कि ये एंगल कितना था, बताओ जल्दी से, शाबाश, फाई था, ये a था, ये r था, और ये s का काम कर रहा था। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये s जो है ये है हाइपोटेनियस। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मुझे पता है कि s स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये 90 डिग्री है। और यहां से अगर s की वैल्यू निकालूंगा तो ये a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पावर जो है जब दूसरी साइड में जाती है तो पावर हाफ में जाती है, या तो स्क्वायर रूट में दिखाओगे या फिर आप ऐसे दिखाओगे। तो मैं s क्यूब की वैल्यू निकालूंगा, तो मैं यहाँ क्यूब कर रहा हूं, तो मैं इधर भी क्यूब कर दूंगा। जब क्यूब करूंगा तो पावर कितनी हो जाएगी? 3/2। तो मैं s क्यूब की वैल्यू पुट कर दूं तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2, और फिर ये वैल्यू पुट कर दो, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। जब आप डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो आप ये भी दिखाएंगे, यूनिट क्या है इसके? टेस्ला। यहां तक दिखाएंगे, यहां तक के साथ साथ आपको कुछ और भी दिखाना होगा, आपको नाचना होगा सही करके। कैसे? ये वाली बात आपने सोल्व कर दी। अब यहां केस ले लो, केस नंबर 1। ये जब आप केस दिखाते हो तो आप एक तरह से इसको सजा रहे हो। किसको सजा रहे हो? इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को आप क्या कर रहे हो? सजा रहे हो। फिलहाल मेरे DSLR की बैटरी बिलिंग कर रही है, डाउन हो चुकी है, बैटरी चेंज करता हूँ, उसके बाद मैं भी इसको सजाता हूँ। देखते हैं भाई क्या होने वाला। वो तो अच्छा है बैटरी है, वरना इंतजार करते। ठीक है भाई, चलो अब हम सजाते हैं इसको। हम कैसे सजाते हैं? अब इसमें ये कह रहा है, इसके पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि आपने इस पर्टिकुलर रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। अगर मैं इस P पॉइंट को एक्सिस पर ना ले करके मैं सेंटर पर आ जाऊं, जब सेंटर पर आ जाऊंगा, इस सर्कल के सेंटर पर आ जाऊंगा, तो आपको पता है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है रिंग के? मैं बता देता हूं। अगर आपके पास एक रिंग है तो रिंग के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू रेडियस। अगर इसकी रेडियस a है तो ये होती है। तो कहीं ना कहीं जब मैं इसकी एक्सिस से सेंटर पर आ जाऊंगा तो ये मेरा फॉर्मूला ऐसा निकल के आना चाहिए। अगर ऐसा आया तो ठीक, नहीं आया तो गलत है। ये वाली चेकिंग भी कर लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं, लेट से पॉइंट P is on the center of the loop। मैं इस लूप के सेंटर पर आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ी सी इंक्लूड कर देता हूं कि मेरे पास एक ही रिंग है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये आया। अगर मेरे पास इसके अंदर n लूप होंगे तो n का मतलब बहुत सारे लूप होंगे, तो जितने लूप होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे, लिख देंगे 4n लूप। n लूप की वजह से b कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई, बस n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, n a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मैं मतलब हर पॉइंट कराना चाह रहा हूं, ऐसा कोई सा कमी नहीं छोड़ना चाह रहा जो आपको ना आती हो या आप जिसमें परेशान हो। सब कुछ
क्लियर है भाई। एन लूप के लिए तो आपको पता है एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर एक टेस्ला क्रिएट हुआ तो 2 रिंगों की वजह से 2 टेस्ला, 3 की वजह से 3, 4 की वजह से 4, 10 की वजह से 10, एन की वजह से एन। तो वही था ये। अब आते हैं केस नंबर 1। लेट्स से पॉइंट P इज ऑन द सेंटर ऑफ द लूप। जब सेंटर पर होगा तो सेंटर्स के जो डिस्टेंस थी, देखो जब इस पॉइंट को आप खिसकाते हुए सेंटर पर ले आओगे तो जो ये r डिस्टेंस ये तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि r डिस्टेंस का कोई रोल नहीं बचेगा। आपने वो डिस्टेंस सेंटर से बताई थी, अब चूंकि आप सेंटर पर ही आ चुके हो तो वो डिस्टेंस तो खत्म हो चुकी है। तो मैं कह रहा हूं जब आप सेंटर पर आ चुके हो तो वो r जो है वो कितना हो चुका है, r जो है वो कितना हो चुका है 0। बताते क्यों नहीं हो यार, बोलो r कितना हो चुका है 0। तो पुट द वैल्यू ऑफ 0 इन इक्वेशन समथिंग, ये जो है आपके पास b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर। एन इसने चला रहे हैं क्योंकि एन लूप है। चलो एन हटा दो यार, बार बार मत चलाओ एन। आपको बताना है एन लूप के लिए कितना होगा, एन लूप के लिए बस एन से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर। अब r तो 0 हो चुका है, प्लस 0 का स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसके आगे ही लिख देता हूं ताकि अच्छा लगे आपको। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। अब देखो 0 का स्क्वायर तो 0 होता, तो यहाँ ए स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ऐसे ए स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2। ये पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाली चीज जो है वो नीचे वाली को काट देती है। तब उस सूरत हाल में क्या होगा, ये म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और नीचे हो जाएगा 2a³। अब देखो ए स्क्वायर से जो है पावर पूरी खत्म हो जाएगी तो बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू ए। तो मैंने यही तो बता रखा ऊपर कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी भी लूप के वो म्यू नॉट आई अपॉन 2a होता है, जो कि मेरे इस वाले फॉर्मूले से भी आ गया। तो इट मीन्स हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल सही है, मतलब ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये आ चुका है बी एट सेंटर ऑफ द लूप। समझ गए आप। तो अब इस लूप के, अब ये लूप जो है एक तरह का रिंग कहलाएगा। तो सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर या फिर रिंग के सेंटर मैग्नेटिक फील्ड v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a होता। अगर इसके अंदर n लूप है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है n की। तो ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। पहला पॉइंट अब क्लियर हो गया तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। मैं इस रिंग को अपने हाथ में लेकर घूम रहा हूं ताकि आप लोगों की समझ में आए यार, आप लोग समझें। दूसरा पॉइंट क्या है, केस 2। केस 2 करो यार, पॉइंट दूसरा अच्छा ना लग रहा। केस 2 मेरी राइटिंग में समझ में आती नहीं आती है, राइटिंग में समझ लिया करो। बोलता हूँ हर एक पॉइंट को तो राइटिंग तो समझ में आ ही जाएगी। केस 2 में ये है कि अब जो P पॉइंट है वो बहुत ज्यादा दूर है, रेडियस के मुकाबले बहुत ज्यादा दूर है। तो जो चीज बहुत ज्यादा दूर होती है इट मीन्स उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। जब उसकी लंबाई बहुत ज्यादा तो हम रेडियस को नेग्लिजिबल कह देते हैं। हम कह देंगे इफ पॉइंट P इज फार अवे, बहुत ज्यादा दूर है तब, तो इसका मतलब R जो है वो बहुत ज्यादा होगी किससे, A के मुकाबले, रेडियस के मुकाबले। तो फिर रेडियस के मुकाबले डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। अब मैं रेडियस को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि नीचे वाले फॉर्मूले में जो नीचे की तरफ को आता है उसमें रेडियस भी चलती है और A भी चलता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि R जो है वो बहुत ज्यादा है A से, तो इसका मतलब R का स्क्वायर तो और भी ज्यादा होगा A स्क्वायर से। तो इसका मतलब जब R स्क्वायर में A स्क्वायर को जोड़ोगे तो A स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम होगी, R स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो बहुत कम वैल्यू को नेग्लिजिबल कह देते हैं। ऐसे मान लो कि 8 9 0 2 3 5 8, उसमें आपने जोड़ दिया 0.001, तो इसको मैं ना जोड़ूं तो अच्छा है, ये वाला मसला बन जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं नेग्लेक्ट A स्क्वायर को आप छोड़ दो, इसको आप छोड़ दो, यही ले लो आप पहला वाला। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका क्या बनने वाला है, उसके हिसाब का आपका ये बनने वाला है कि B इज इक्वल टू क्या था आपके पास, म्यू नॉट आई A स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ आपको A स्क्वायर को खत्म कर देना, तो A स्क्वायर को खत्म कर दो तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई A स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाला A स्क्वायर बचेगा,
नीचे वाला इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि वो आर इसके स्क्वायर में जोड़ना पड़ेगा। तो जब इतनी बड़ी वैल्यू में छोटी सी वैल्यू जोड़ोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ से हटा रहे हैं। तो ये 2 यहाँ आर स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसे ही रहेगा, पावर 2 से 2 कट गई तो यहाँ बचेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³। क्या मेरी बात आपने गेट कर ली? बस ये आपका दूसरा पॉइंट था, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ डब्बे के अंदर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³। ये सिंगल लूप की वजह से है, अगर मेरे पास n लूप होंगे तो मैं n से हर बार मल्टीप्लाई करके चलूँगा, ठीक है भाई। तो ये वाला दूसरा पॉइंट भी आपने यहाँ लिख दिया, सेपरेशन लाइन खींच दी, और तीसरा पॉइंट यहाँ लिख देते हैं केस 3। अब वो केस 3 क्या है? आपने ये देख लिया कि सेंटर पर आ गया पी पॉइंट, अब आपने ये देख लिया कि बहुत दूर चला गया। अब आप ये देख लो कि पॉइंट पी जो है ना वो सेंटर पर है और ना वो बहुत दूर है, वो इतनी दूरी पर है जितनी आपकी रेडियस है। चमत्कार! मतलब क्या है, अब आपका पी पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं इतनी दूरी पर है जितनी आपकी रेडियस है। समझ रहे हो आप? तो मैं कह दूं ये वाली बात, पॉइंट पी इज ए, इसको यहां से मिटा दें, पॉइंट पी इज अवे just equals to the radius of the loop। क्या आपने मेरी बात को गेट कर लिया, समझ लिया? तो ये वाली बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम तो आपको मैंने अभी बना के दिखाई दिया था कि लूप अगर रेडियस a है, a रेडियस है, 2 बार लिख दिया, a रेडियस है तो जो r है वो a के बराबर होगा। इट मीन्स इस केस में r जो होगा वो किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। तब सूरत हाल क्या होगी? तब सूरत हाल ये होगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 चल रहा था। रखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2, जहां r है उसकी जगह भी a रख दो, तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा, नीचे 2 भी ऐसे ही है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। इसको अलग अलग करके दिखा देंगे, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 ऐसे ही चलेगा। आपको पता है इस पूरे की ब्रैकेट के ऊपर 3/2 है, तो इसका मतलब ये 2 का भी 3/2 है, तो मैं कह सकता हूँ 2 के ऊपर भी 3/2 है इंटू ए के ऊपर, ए स्क्वायर के ऊपर भी 3/2। आपने अलग अलग करके दिखा दिया, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहां से देखो इसकी पावर कितनी होती है? 1। देखो क्या होगा, पहले देखो 2 से 2 कट गया तो यहां से बचेगा a की पावर 3, ऊपर a स्क्वायर है तो स्क्वायर से पावर खत्म हो जाएगी, तो म्यू नॉट आई बचा ऊपर सिर्फ। यहाँ 2 की पावर 1 है, मैं अलग दिखा देता हूँ, 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 3/2 है। जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रही होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? उनकी ऐड हो जाती हैं। तो 1 में 3/2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 प्लस 3 5/2। अगर किसी से ये नहीं आ रही कैलकुलेशन तो भाई मुझे बता दें, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन और आप लोगों से आनी चाहिए, 4th क्लास के बच्चे से आती है। तो इसका मतलब पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर कितनी हो जाएगी टोटल? 5/2। तो मैं इसको मिटा दूँ, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं 2 की पावर 5/2 और यहाँ से बचेगा a, बस खत्म आपका। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 की पावर 5/2 इंटू a। ये होता है वो फॉर्मूला जब आपका p पॉइंट ना बहुत ज़्यादा दूर हो ना बहुत ज़्यादा कम हो, मतलब जितना आपका लूप है उसकी रेडियस जितनी है उतनी ही डिस्टेंस पर आपने पी पॉइंट को ले जा करके रख दिया, तो उस सूरत हाल में आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो आई होप आपने ये सारे केस समझ लिए होंगे, यही इसके अंदर सारे केस पॉसिबल थे। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन अब बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें बस एक चीज़ और दिखानी है, वो दिखानी ये है कि किस तरह से चेंज हुआ था मसला, वेरिएशन किस तरह से हुआ था। तो मैं ये लिख देता हूँ,
यहां पर पेज खाली नहीं है तो मैं लिख देता हूं, वेरिएशन ऑफ बी विद डिस्टेंस आर। आर के साथ कैसे बदला था, जरा ध्यान दो आप। ध्यान क्या देना है आपको, ध्यान ये देना है, मैं यहीं को दिखा देता हूं, चलो पूरा ही बोर्ड अपना है। ध्यान ये देना है कि ये आपके पास आर डिस्टेंस है। जब आर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर थी तो आपने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना था। जब आपने आर डिस्टेंस सेंटर पे तब भी आपने मैग्नेटिक फील्ड देखा। तो मुझे एक बात बताओ, जब बहुत ज़्यादा दूर थी तो नीचे की वैल्यू क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। देखो आप जरा इस वाले फॉर्मूले को देखें, जब बहुत ज़्यादा दूर थी, मेन फॉर्मूला ये है, आपको पता नीचे की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी ओवरऑल वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो आपने ये चीज़ देखा कि सेंटर पर जब आप देख रहे थे तब तो यहाँ नीचे सबसे कम वैल्यू थी, नीचे सबसे कम वैल्यू थी। इट मीन्स बी जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, तो सेंटर पर भी सबसे ज़्यादा था। जैसे आप बढ़ते चले गए आगे को, मतलब इसकी एक्सिस पर जैसे जैसे आप मूव करते चले गए वैसे वैसे नीचे की वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई, और जब नीचे की वैल्यू बढ़ी तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड घटना शुरू हो गया। तो इसको आप कैसे दिखाओगे, इसको आप ऐसे दिखाओगे, जब आप बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर थे तो मैग्नेटिक फील्ड कम था। जैसे आप r इज इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पर आइए, सेंटर वाली लाइन है, सेंटर वाली लाइन है इसके सेंटर की। जैसे आप सेंटर पर आए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, लेकिन जैसे आप सेंटर से दूर गए फिर से मैग्नेटिक फील्ड घट गया। तो ये वेरिएशन है। अगर ये ग्राफ पूछ लिया तो ये ग्राफ बता देना, इसका मतलब मेरा ये था। अब आपको जो पढ़ाना है मुझे वो ये पढ़ाना है कि आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका दूसरा टॉपिक आज का यही है, दूसरा टॉपिक यही है आपका, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कलर भी चेंज कर लेते हैं डायरेक्शन के लिए, कौन सा कलर ले लें, ये ले लेते हैं। दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने मैग्नीट्यूड तो बता दिया, आपने इस रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इसके डायरेक्शन किधर को है। तो ये आपके लिए टास्क है। हालांकि अगर आपने ध्यान लगाया हो तो आपने ये भी बता दिया कि डायरेक्शन किधर को है। कैसे, क्योंकि आपने ये देखा कि ऐसे करंट दौड़ रही है भैया, ऐसे करंट दौड़ रही है भैया, ऐसे करंट, जरा उधर से देखो, ऐसे करंट दौड़ रही है, ऐसे करंट दौड़ रही है, तो फिंगर रखो, राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए फिंगर रखो, रैप करो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के जाएगी, मतलब इधर को ऐसा आएगी, मतलब ये आएगी। और आपने बता तो दिया था यार कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कंपोनेंट की वजह से है। इट मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपके पास थी। तो इसका मतलब अगर आपके पास ये रिंग है तो इससे निकलने वाला अगर करंट ऐसे दौड़ रही है, जैसे मेरी उंगली चल रही है ऐसे दौड़ रही है, इट मींस ऐसे आ रही है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ए ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब इधर से निकलता हुआ और इधर से अंदर को आता हुआ, इधर से अंदर को आता हुआ और इधर से निकलता हुआ, ये होगा ये। ठीक है, चलो आपने बता दी, लेकिन इसको किस रूल के हिसाब से बताएंगे जरा वो और देख लेते हैं। देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर पहला है राइट हैंड थंब रूल। आप कहोगे क्या सर, ये तो आपने एक बार बता ही दिया। मैं कहूँगा यार जो मैंने बताया ना कुछ वैसा ही है, लेकिन एक अलग तरीके का। मतलब अलग तरीके का क्या है, बस ये जो रूल बताऊंगा आपको ये सिर्फ एक लूप के लिए है। कैसा लगेगा लूप के लिए, इसमें यह कहा गया कि आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड की जो हथेली है, पाम है, उसको आपकी जो उंगलियां हैं, फिंगर है, हथेली के अंदर फिंगर्स होती हैं, तो फिंगर को आपको लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन में रखना है, कुछ इस तरह से। करंट की डायरेक्शन, अगर करंट ऐसे दौड़ रही है तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, मोड़ दिया आपने। अगर आप करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करोगे तो जो आपका अंगूठा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। किसको बताएगा? इफ वी कर्ल अबव फिंगर्स अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट जैसे फ्लो हो रही है in the circular loop, then extended thumb will show the direction of magnetic field। तो इसका मतलब अगर ऐसे करंट दौड़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को। अब इसको जरा ऐसे कर लो, जो हमारे पास था, हमारे पास यही तो था कि करंट ऐसे दौड़ रही थी, करंट ऐसे दौड़ रही थी, तो मेरा थंब देखो ऑटोमेटिक किधर को है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को। तो बात सही तो थी, बिल्कुल सही थी। तो इसमें यही है
कि अगर आपके पास ये करंट कैरिंग, देखो मैं करंट कैरिंग लूप बना रहा हूं, ये लूप है जिसमें करंट ऐसे दौड़ रही है, ऐसे दौड़ रही है, ऐसे दौड़ रही है। तो देखो करंट कैरिंग लूप ये हो गया, करंट ऐसे दौड़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां को होगा, ऊपर की तरफ को, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो इसका मतलब आपको अपनी जो फिंगर्स हैं वो ऐसे मोड़नी है, अपनी फिंगर्स को ऐसे मोड़ देना, और जब आपका थंब है वो ऐसा खड़ा रहेगा। ये मैंने बच्चे का हाथ बना दिया क्या, अबे किसका हाथ बन गया ये इस हाथ को मिटा दो, ये हाथ मुझको दे दे ठाकुर, नहीं। ये आ गए भाई, आपकी फिंगर्स कुछ इस तरह से होंगी और थंब आपको कुछ इस तरह से होगा। तो इस फिंगर्स को जब आप ऐसे मोड़ोगे तो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार, सही है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो। आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, बट मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, if we curl the fingers of our right hand, if we curl the fingers of our right hand according to the current flow in the loop। देखो सीधी सी बात बोल दी मैंने, बड़ी सीधी सीधी डिट्टो लैंग्वेज। इफ वी कर्ल अवर फिंगर्स ऑफ अवर राइट हैंड अकॉर्डिंग टू द करंट फ्लो इन द लूप, then extended thumb will show the direction of magnetic field, then extended thumb will show the direction of magnetic field। ठीक है भाई, एक तो ये था। दूसरा क्या था, दूसरा था क्लॉक रूल। दूसरा क्या था आपके पास इसी में ही, क्लॉक रूल, घड़ी की तरह, घड़ी के हिसाब से देखा गया। इन्होंने कहा ठीक है भाई साहब ये रख दो, हमने कहा ठीक है रख दिया। अबे यार मत मिटा, ठीक है ये मिटा देगा, वरना इसके अकॉर्डिंग मैं लूप बना देता। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉक रूल ने क्या कहा, क्लॉक रूल ने जो कहा उसको मैं दिखा देता हूं क्या कहा। क्लॉक रूल के लिए पहले ये चाहिए, ये ऐसे काली काली क्यों आ रही है, अभी ये लूंगा मैं, अच्छा लग रहा है यार, ये परफेक्ट सर्कल है भाई। अबे इतना छोटा बन गया ये तू खींच के कहाँ आ रहा है, तू बड़ा हो जा। ये क्लॉक रूल अकॉर्डिंग टू क्लॉक, आपको पता है क्लॉक जो होती है वो क्लॉक वाइज चलती है, एंटी क्लॉक वाइज। अभी आप प्लेन ऑफ पेपर में देख रहे हो सामने की तरफ को, क्या कर रहे हो, देख रहे हो। अब जब देखो, जब देख ही रहे हो तो लेट अस सपोज कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो क्लॉक वाइज हो रही है। आपको पता है क्लॉक ऐसी चलती है, तो करंट जो है वो क्लॉक वाइज चल रही है। क्या चल रही है, क्लॉक वाइज, जैसे क्लॉक टक 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 चलती है वैसे ही। लेकिन यहां जो करंट है वो लेट अस सपोज कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त वामावर्त अब देखो क्लॉक रूल ने यह कहा कि अगर आपके पास ये लूप है, करंट कैरिंग लूप है, और इसके अंदर करंट अगर ऐसे दौड़ रही है तो ऐसे दौड़ने की वजह से, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो, सही करके, ऐसे दौड़ने की वजह से, ऐसे दौड़ने की वजह से ये जो एंड आपको दिख रहा है ये एज ए नॉर्थ का काम करेगा। कैसा काम करेगा, नॉर्थ का। मैग्नेटिक, अगर आपके पास कोई भी लूप मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा तो उसके बाद नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा। तो ये कहा गया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो एन बनेगा
एंटी क्लॉकवाइज, नाम से निकालने की कोशिश करो, एंटी, एन की आवाज निकल रही है, इसका मतलब करंट अगर लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो जिस फेस को आप देख रहे हो ये नॉर्थ की तरह काम करेगा। और आपको पता है कि नॉर्थ वो सिरा होता है जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आती है। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरफ को निकल कर आ रही होगी। अब जरा इससे पहला वाला राइट हैंड थंब रूल लगाएं, बिल्कुल लगाएं। अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो और जो एक्सटेंडेड थंब मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, बता रहा है। तो हमारा नॉर्थ भी तो यही कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ को होगा। क्या दोनों रूल से एक ही चीज क्लियर है? क्लियर हो जानी चाहिए यार। अब देखो, अगर आपकी करंट क्लॉकवाइज घूम रही है तो क्लॉकवाइज तो कुछ ऐसा है ये, अजी ये कुछ ऐसा है ये। तो जरा देखो ये क्या बनाया है इसने। अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये जो सिरा आप देख रहे हैं, ये जो सिरा आप देख रहे हैं, ये साउथ की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा? साउथ की तरह। तो जैसे मैग्नेट का साउथ बिहेव करता है वैसे ही ये बिहेव करेगा। इट मींस अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये साउथ बना जिसको आप देख रहे हैं। अब आपको पता है साउथ के अंदर को मैग्नेटिक फील्ड आता है और नॉर्थ से निकलता है। ये आपके लिए साउथ है, लेकिन अगर मैं इधर खड़ा हूं तो मेरे लिए फिर ये नॉर्थ होगा। इधर से देखो साउथ, लेकिन इधर से देखोगे नॉर्थ, क्योंकि ये छल्ला अपने आप में एक परफेक्ट मैग्नेट है। अगर इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है तो जब करंट फ्लो कर रही है और ये अपने आप में परफेक्ट मैग्नेट है, तो इसके पास नॉर्थ पोल भी होगा, इसके पास साउथ पोल भी होगा। तो बन तो रहा है साउथ। अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये साउथ बना जिसको आप देख रहे हो, लेकिन मैं तो इसके पीछे खड़ा हूं तो मुझे तो ये नॉर्थ दिखाई दे रहा है, तो ये नॉर्थ बना। तो सही तो है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को आएगा और ऐसे जाएगा, इस तरफ को आएगा। तो ठीक है, मुझे नॉर्थ दिखाई दिया, आपको साउथ दिखाई दिया, दोनों बातें क्लियर हो गई। तो ये था क्लॉक रूल। अब मैं क्लॉक रूल को स्पेशली लिख के थोड़ी ना दिखाऊंगा, आपको बस पहचान करनी है, लिखने के लिए नहीं आएगा। अगर आ भी गए तो आप लिख सकते हैं इसको, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो आई होप आपने सब कुछ समझ लिया होगा। आपके पास जो कुछ था सब मैंने यहाँ खोल खोल कर बयान किया है। मेरे जो टॉपिक्स थे वो था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप, और दूसरा था राइट हैंड थंब रूल, क्लॉक रूल, मतलब इन दोनों को भी एक्सप्लेन करना। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ। आपके पास एक करंट कैरिंग लूप था, उसके एक्सिस पर निकाला, तो आपने करंट एलिमेंट ले लिए दो, उन दोनों से आपने पोजीशन वेक्टर ले लिए, एस कह दिया आपने उनको। आपने सेंटर से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट ले लिया, लेट अस सपोज कि ए इज द रेडियस ऑफ द लूप। तब आपने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट कर दिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब ये कोस कंपोनेंट्स है, ये कोस कंपोनेंट है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, कोस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट। कोस कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए क्योंकि इक्वल और अपोजिट थे। ओवरऑल जो एड अप हुआ वो हुआ डीवी साइन थीटा का। तो आपने कहा ठीक है, जब डीवी साइन थीटा की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड आ रहा तो मैं डीवी साइन थीटा का इंटीग्रल ना कर दूं। तो मैंने डीवी साइन थीटा का इंटीग्रल करके, मतलब यहाँ थीटा की जगह फाई है, डीवी साइन फाई का मैंने इंटीग्रल करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अभी टोटल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही निकाला मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। मैंने इसको कन्वर्ट किया पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इस तरह से, तो मेरे पास मेन फॉर्मूला ये बनकर आया। फिर तीन कंडीशन बनाई कि पी पॉइंट जो है वो लूप के एक्स सेंटर पर है, तो ये निकल कर आ गया फॉर्मूला। जब सेंटर पर आया तो एक तरह से वो वही फॉर्मूला बन गया जो मेरे पास करंट कैरिंग सर्कल या फिर लूप की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। फिर मैंने कहा कि पी पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है, तब ये कंडीशन बनी। फिर मैंने ये कहा कि पी पॉइंट अगर बिल्कुल जितनी रेडियस है उतनी ही डिस्टेंस पर हो तब क्या होगा, तो तब ये आलम होगा। इसके बाद आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड, मैंने देखा मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ क्या वेरिएशन था, कुछ इस तरह से निकल कर आया। जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। इसके बाद आया डायरेक्शन, तो बताओ कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड थंब रूल, सिंपल सा, जैसे जैसे आपकी करंट फ्लो कर रही है लूप के अंदर, उधर को अपनी फिंगर कलर कर लो, थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। इसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, ये तो आपने बता दिया। उसके बाद क्लॉक रूल, क्लॉक रूल ने ये कहा कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो वो नॉर्थ का काम करेगा, और अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो साउथ बना हुआ होगा। साउथ का मतलब ये है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और नॉर्थ का मतलब ये है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मतलब ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। ये डाउनवर्ड है, इसको आप क्रॉस से दिखा सकते हो, और ये अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन ऑफ पेपर में, तो इसको आप डॉट से दिखा सकते हो। तो यही आज का एक लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत एक्सटेंड तरीके से बताई गई ये चीज़ें। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है किसी भी पोर्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक का लिंक दे रखा, जा करके वहाँ फॉलो कर लें, मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। वही एक मीडियम अच्छा आपसे बात करने का, मेरा भी और आपका भी। दूसरा, आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जैसे भी आपको वीडियो लगा, जैसे भी आप रेटिंग देना चाहें, 10 में से 5 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, वीडियो कैसे लगी तो आप दे सकते हैं। लेकिन ये उन बच्चों को जरूर शेयर करो जिनके पास कोचिंग अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, फाइनेंशियली बैकवर्ड है, वीक है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर है। और अगर आपने सारे लेक्चर ऐसे ही देख लिए, अटेंड कर लिया और समझ लिया, तो ये गारंटी है 100% आपके 95+ % निकलेगी भाई, अगर सारे लेक्चर देख ले तो। थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी के इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू वंस अगेन।